नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो कहानी हमारे भारत के कानून का खोखलापन दिखाता है और आपको इस कहानी से पता चलेगा कि हमारे कानून में कितने लूप होल्स हैं जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो एक आदमी किस हद तक जा सकता है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो ये कहानी है बाबूराम भील की। तारीख है 19 जुलाई 2024। बाबूराम भील राजस्थान के बलोदरा इलाके का रहने वाला एक सभ्य और पढ़े लिखे परिवार का आदमी है, जिसका गांव में एक बड़ा घर और काफी सारी संपत्ति है और वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। फिर एक दिन वो सोचता है कि काफी साल हो गए मैं गांव नहीं गया, तो मुझे एक दिन अपने गांव जाना चाहिए और अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। फिर मई 2024 में बाबूराम गांव जाता है और कुछ दिनों बाद जब वो गांव से लौटकर अपने घर आता है तो बाबूराम का रवैया बिल्कुल बदल चुका था और अब वो सबसे बदतमीजी से बात करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गांव से आने के बाद बाबूराम बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है, जैसे एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर रोड पर चलना और रोड पर चल रहे लोगों को चाकू मार के घायल कर देना और पेट्रोल डाल के आग लगाने की धमकी देना और उनको गालियां देना। अब ऐसा सरफिरा पुलिस की मुसीबत बन गया था। पुलिस उसे ढूंढती है पर वो पुलिस के हाथ नहीं आता। ये सिलसिला कुछ हफ्तों तक चलता रहा। फिर 19 जुलाई 2024 को उसी इलाके से एक स्कूल जिसका नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी हायर स्कूल से एक शख्स का पुलिस के पास कॉल आता है। वो शख्स काफी घबराया हुआ था और घबराते हुए उस शख्स ने पुलिस को बताया कि एक आदमी स्कूल में फोर्सफुली घुस गया है और स्कूल में बच्चों और टीचरों को बंदी बना लिया है। इतना ही नहीं, उसने 2-3 टीचरों को चाकू मार के घायल भी कर दिया है और वो साथ में पेट्रोल से आग लगाने की धमकी भी दे रहा है। यह सुनते ही पुलिस समझ जाती है कि ये वही सरफिरा है जिसकी पुलिस के पास बीते कुछ दिनों से कंप्लेंट आ रही है, पर पुलिस की पकड़ से वो भाग रहा था। पुलिस बिना देरी किए तुरंत अपनी फोर्स के साथ उसी गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच जाती है और पुलिस को देखकर वो सरफिरा खुश हो जाता है और पुलिस से कहता है, जनाब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी। उस सरफरे की ये बात सुन के पुलिस और वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। पहले तो पुलिस को लगता है कि ये कोई पागल इंसान है जिसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। फिर पुलिस उस सरफिरे को तुरंत गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और पूछताछ में पता चलता है कि वो सरफिरा कोई और नहीं, बाबूराम भील है। पुलिस बाबूराम भील को देखकर हैरान थी, क्योंकि आमतौर पर जब पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो वो पुलिस से दूर भागता है। पर इस केस में पुलिस ने जब बाबूराम से पूछा कि स्कूल में चाकू मारने से पहले तुमने क्या क्राइम किया है, तो बाबूराम तोते की तरह सब कुछ सच बता रहा था कि उसने एक हफ्ते पहले 2 लोगों को चाकू मार के घायल किया, फिर कुछ दिनों पहले 2-3 लोगों से झगड़ा कर उन्हें भी चाकू मार के घायल किया। बाबूराम ने पुलिस से कहा कि साहब, ये सब मैं आपके लिए ही तो कर रहा था, पर आपने मुझे पकड़ने में काफी देरी कर दी। पुलिस हैरान होकर बाबूराम से कहती है कि अगर तुम्हें हमसे पकड़वाना ही था तो तुमने लोगों को चाकू क्यों मारा और ये सब क्यों किया, तुम खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाते। फिर बाबूराम ने जवाब दिया कि नहीं साहब, अगर मैं खुद पुलिस स्टेशन सरेंडर करता तो उससे बात नहीं बनती। मैं बहुत सारे लोगों के सामने आपसे खुद को पकड़वाना चाहता था। पुलिस भी बाबूराम के बयान सुनकर हैरान और परेशान थी। अब सवाल यह उठता है कि बाबूराम, जो कि एक पढ़ा लिखा सभ्य आदमी था जिसकी गांव में अच्छी खासी संपत्ति थी, तो फिर अचानक से उसे क्या हो गया। पुलिस ने जब बाबूराम भील से पूछताछ की तो उसने एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताई जिसने भारत के सरकारी दफ्तरों में सरकारी अफसरों द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार के सारे पत्ते खोल दिए। बाबूराम भील ने पुलिस को बताया कि मैं अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। फिर एक रोज मैंने गांव जाकर अपनी संपत्ति से जुड़े कुछ कागज बनवाना चाहे, तो सरकारी दफ्तर जाके मुझे पता चला कि मेरी प्रॉपर्टी का तो बेचने का सौदा मेरे रिश्तेदारों ने पहले से ही तय कर लिया है और सरकारी अफसरों ने मुझे मेरे हाथ में मेरा ही डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया और मुझसे कहा कि तुम तो मर चुके हो, तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और क्योंकि तुम मर चुके हो तो तुम अब साइन भी नहीं कर सकते, तो जाओ पहले अपने जिंदा होने का सरकारी प्रमाण लेकर आओ। यह सब बताते हुए बाबूराम ने पुलिस को उसका डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाया। बाबूराम ने बताया कि यह सब देखने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं खुद को सरकारी कागजों पर जिंदा कैसे साबित करूं,
तो मैंने सोचा कि अगर मैं कोई बड़ा क्राइम करता हूँ तो पुलिस मेरी एफआईआर दर्ज करेगी और उस एफआईआर में मेरा नाम, मेरे पिता का नाम और मेरे घर का पता होगा। और फिर वो एफआईआर की चार्जशीट जब कोर्ट में जाएगी और कोर्ट से मेरे नाम का सम्मन होगा तो उस सम्मन में मेरा नाम, मेरे पिता का नाम और मेरे घर का नाम होगा। और फिर कोर्ट में जज साहब जब मुझे सजा सुनाते हुए जजमेंट देंगे तो उसमें भी मेरा नाम, मेरे पिता का नाम और मेरे घर का पता होगा, जिससे मैं ये साबित कर पाऊंगा कि मैं जिंदा हूँ और फिर मैं अपनी संपत्ति भी बचा पाऊंगा। यह सब सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है और फिर वैसा ही होता है। पुलिस बाबूराम को अरेस्ट करके एफआईआर दर्ज कर लेती है और बाबूराम का डेथ सर्टिफिकेट अपने सीनियर को दिखाती है और फिर वो सीनियर डेथ सर्टिफिकेट की जांच करने का आदेश देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसमें एक सीधे साधे पढ़े लिखे आदमी ने सरकारी अफसरों के भ्रष्टाचार को सबके सामने लाने के लिए इतने सारे क्राइम किए। फिलहाल बाबूराम जेल में है और साथ ही उसके डेथ सर्टिफिकेट की भी जांच हो रही है। पर दोस्तों जो बाबूराम के साथ हुआ वो गलत था और जो बाबूराम ने खुद को सरकारी कागजों पर जिंदा साबित करने के लिए जो क्राइम किए वो भी गलत थे। बाबूराम के पास और भी ऑप्शंस थे जिससे वो खुद को जिंदा साबित कर सकता था, जैसे अपने डेथ सर्टिफिकेट की जांच कराने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाना या फिर उन सरकारी अफसरों और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस स्टेशन और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में कंप्लेंट फाइल करना। यह सब करने के लिए बाबूराम एक अच्छे वकील की मदद ले सकता था जो उसको सही रास्ता दिखाता, जिससे कि वो ये सब क्राइम करने से बच जाता। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको कुछ लीगली पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए गुड बाय।